देखिए, आज अपन आगे टॉपिक लेके चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिसका टॉपिक आपके सामने है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पॉइंट नंबर 3 किस चीज़ का है। एक बार थोड़ा पहले कल वाला टॉपिक एक बार देख लेते हैं। कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स का टॉपिक चल रहा था कि उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं हम। जिसमें पहला अकाउंट हमारे पास था करंट अकाउंट, ठीक है। जिसमें पहला जो अकाउंट हमारे पास था करंट अकाउंट में कैटेगरी नंबर 1 और 2 को हमने रखा था। और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें हम कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं जिसमें कैटेगरी नंबर 3, 4 और 5 आता है। तो कैपिटल अकाउंट में जो कंपोनेंट्स थे उसके टॉपिक्स हमारे पास चल रहे हैं। जिसमें पहला टॉपिक मैं बता चुका हूँ लोन्स, ठीक है, जिसमें लोन अपना प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स और एक ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स था। उसके बाद सेकंड पॉइंट अपना हो गया था कॉमर्शियल बोरोइंग्स। कॉमर्शियल बोरोइंग्स जो होती है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जो करती है उसके बारे में बताया था, ठीक है। और उसका एक पॉइंट और था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दो टॉपिक हमने पढ़े थे। तो ये जो दो टॉपिक थे, इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है, ठीक है, ये थर्ड टॉपिक किस चीज़ का आ गया, हमारे बोरोइंग्स का, ठीक है। तो बोरोइंग्स के 3 टॉपिक हो गए, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और थर्ड जो है वो है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें जो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये होता क्या है। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, इस फॉरेन एक्सचेंज का एक रिजर्व बनाया जाता है। तो ये जो रिजर्व बनता है ये फाइनेंशियल असेट्स होती है, किसकी, गवर्नमेंट की होती है। और होती किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास। यानी सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट की फाइनेंशियल असेट्स है जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपको याद होगा अकाउंटेंसी में भी हम प्रोविजंस और रिजर्व बना के चलते हैं फ्यूचर एक्सपेंसेस या फ्यूचर लॉसेस के लिए। वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल बैंक यानी जो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास फॉरेन एक्सचेंज का एक रिजर्व बना के चलेंगी, ठीक है। अ चेंज इन रिजर्व सर्व्स एज फाइनेंशियल आइटम इन इंडियाज बीओपी, ठीक है। और इस रिजर्व में जो भी चेंजेस होंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस होगा एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो लास्ट ईयर का जो एंड ऑफ द ईयर होगा वो करंट ईयर का ओपनिंग होगा, और जो करंट ईयर का क्लोजिंग होगा, इस बीच में जो भी चेंजेस आएंगे इस रिजर्व में, हम रिजर्व के बैलेंस की बात नहीं करेंगे, हम रिजर्व में चेंज की बात करेंगे। ओपनिंग से क्लोजिंग में जो भी चेंज आएगा उसको हम फाइनेंशियल आइटम बोलेंगे बीओपी का। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो वर्क हुआ होगा उसकी वजह से जो चेंज हुआ है वो फाइनेंशियल आइटम या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है। सो एनी विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स, तो अगर रिजर्व से कोई भी कमी आती है या कोई भी विड्रॉ होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव साइड। क्योंकि आपको ध्यान होगा रिजर्व को हम एक तरीके से लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, ठीक है। और लायबिलिटी का कम होना, विड्रॉल करना, लायबिलिटी से विड्रॉ करना, लायबिलिटी का कम होना हमारे लिए क्या होता है, पॉजिटिव साइड होता है, तो हम उसको क्रेडिट साइड रखेंगे। लेकिन अगर कोई एडिशन होता है रिजर्व में, अगर रिजर्व में कोई एडिशन होता है तो यानी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, यानी कि जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव साइड। It must be noted that change in reserve is recorded in the BOP account। क्या कह रहा है ये, जो रिजर्व में चेंज होगा उसी को बीओपी अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि रिजर्व्स को, नॉट रिजर्व्स। रिजर्व का जो बैलेंस होगा ना उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके बैलेंस में जो चेंज आया है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो चेंज आया है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बीओपी अकाउंट में, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया हमारा। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके टाइप की हम बात करते हैं। तो बैलेंस क्या होता है, इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ क्रेडिट एंड सम ऑफ डेबिट। क्रेडिट में साइड में से डेबिट साइड को, यानी पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड को आप लेस कर दो, जो बचेगा वो बैलेंस होगा बीओपी अकाउंट का। ये 3 टाइप के बैलेंसेस हम निकालते हैं। पहला जो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, दूसरा होता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होता है, और तीसरा होता है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। द टर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड डिनोट्स
द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन अ कंट्री। ठीक है, किसका डिफरेंस ले रहे हैं हम? एक्सपोर्ट का और इम्पोर्ट का, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जिसको आप लोग नेट एक्सपोर्ट बोलते हो नेशनल इनकम के चैप्टर में, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम केवल लेंगे विजिबल आइटम्स, यानी केवल गुड्स लेंगे, सर्विसेज नहीं लेंगे। केवल विजिबल आइटम्स होंगे, गुड्स होंगे, ठीक है, जिनको फिजिकली हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, केवल उन्हीं को हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होगा वो लिया जाएगा, सर्विसेज को नहीं लेंगे। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ मर्केंडाइज गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। यानी सिंपल वे में कह दूँ, विजिबल गुड्स के एक्सपोर्ट्स में से विजिबल गुड्स के इंपोर्ट को आप लेस कर दो, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा विजिबल गुड्स का, उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, पॉजिटिव आंसर आएगा, जिसको हम सरप्लस बोलते हैं। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो नेगेटिव आंसर आएगा, जिसको हम डेफिसिट बोलते हैं। और अगर दोनों इक्वल आ गया तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जीरो होगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। तीन ही बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ क्रेडिट एंड सम ऑफ डेबिट ऑन क्रेडिट अकाउंट, करंट अकाउंट। यानी करंट अकाउंट के वही क्रेडिट में से डेबिट को क्या कर दो आप, लेस कर दो, ठीक है। ये देखो, सम ऑफ क्रेडिट ऑन करंट अकाउंट माइनस सम ऑफ डेबिट ऑन करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं, कैटेगरी नंबर 1 और 2। कैटेगरी नंबर 1 क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कैटेगरी नंबर 2 क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। केवल उनके क्रेडिट बैलेंस में से उनके डेबिट बैलेंस को अगर हम लेस कर देंगे तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ क्रेडिट एंड सम ऑफ डेबिट ऑन कैपिटल अकाउंट। सेम बात है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट को ले लो, उसमें से डेबिट को माइनस कर दो, जो बचेगा वो बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट होगा। तो बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट की बात अगर हम करें तो वही फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ क्रेडिट ऑन कैपिटल अकाउंट माइनस सम ऑफ डेबिट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी नंबर 5। 3 में क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट। 4 में क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट। और 5th में क्या था, शॉर्ट टर्म ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वो मैंने टेबल के अकॉर्डिंग बताया था पार्ट 1 में, ठीक है, वो दोबारा आप देख सकते हो, ठीक है। तो उनके सारे क्रेडिट बैलेंस को लेके सब डेबिट बैलेंस को लेस कर दो, जो बचेगा वो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा। 3 बैलेंस आ चुके हैं, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का ओनली, सर्विसेज का नहीं, ओनली गुड्स का बैलेंस आ चुका है, जिसको हमने कह दिया बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओनली करंट अकाउंट का, जिसमें कैटेगरी 1 और 2 का बैलेंस आ गया, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जिसमें कैटेगरी 3, 4 और 5 का बैलेंस हमारे पास आ चुका है। इन तीनों के बैलेंस को ऐड कर दो, फाइनली जो प्लस या माइनस होगा वो बीओपी का बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। यानी बीओपी बैलेंस के लिए हम क्या कह सकते हैं कि बीओपी बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये कह सकते हैं हम। तो तीनों के बैलेंसेस को ऐड कर देंगे तो बीओपी के बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और है हमारे पास, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, डेफिसिट इन बीओपी एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ये 4 टॉपिक हमें और पढ़ने हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से देखना। ऑटोनॉमस आइटम्स होता क्या है, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी आइटम यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जो मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कर रहा हूँ, यानी मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेपरेट, यानी मेरे अपने लिए, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ खुद की बात करेंगे तो प्रॉफिट की बात करेंगे, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा मोटिव क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, तो वो ऑटोनॉमस आइटम होगा। ऑटोनॉमस आइटम्स refers to those international economic transactions in the current account and capital account, दोनों अकाउंट में, यानी पांचों कैटेगरी में which take place due to some economic motive such as profit maximization। अगर पांचों कैटेगरी में हमारा कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो वो ऑटोनॉमस आइटम कहलाएगा, ठीक है।
दीज ट्रांजेक्शन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। ठीक है, ये सारे ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे, बीओपी अकाउंट से क्या हैं, बिल्कुल उसमें क्या है, उसके इंडिपेंडेंट अकाउंट है। दीज आइटम्स आर ऑल्सो नॉन एज अबव द लाइन आइटम्स। एक लाइन आइटम हम बोल सकते हैं, लाइन का मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट या एक इक्विलिब्रियम लेवल बोल सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, यानी हम प्रॉफिट कमाने के लिए वर्क कर रहे हैं, इसलिए बोल दिया अबव द लाइन। पर्टिकुलर लाइन नो लॉस नो प्रॉफिट, उससे ऊपर वर्क करोगे, ठीक है, प्रॉफिट के लिए, उसके नीचे वर्क करोगे एक तरीके से डेफिसिट को कवर करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सीधी सी बात है, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसके ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो बीओपी अकाउंट में लिखे जाएंगे ऑटोनॉमस आइटम के हिसाब से। तो ऑटोनॉमस आइटम क्लियर हो गया होगा। एक अपने पास है अकोमोडेटिंग आइटम। अकोमोडेटिंग होता क्या है, अकोमोडेटिंग आइटम्स रेफर्स टू द ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, दैट इज सच ट्रांजैक्शंस आर डिटरमाइंड बाय नेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि हम चाहे सरप्लस की कंडीशन हो या डेफिसिट की कंडीशन हो, हमें उनको इक्वल लेवल पे लेकर आना है, जीरो लेवल पे लेकर आना है, अकोमोडेट करना है। अगर सरप्लस है तो कम करना है, डेफिसिट है तो इंक्रीज करना है, ताकि वो जीरो लेवल पे आ जाए, यानी कि ना प्लस रहे ना माइनस रहे, इक्विलिब्रियम लेवल रहे, इक्वल लेवल रहे। दीज आइटम्स आर ऑल्सो नॉन एज बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है, यानी हमारा काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, हमारा काम है बैलेंस को इक्वल करना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बैलेंस को इक्वल करना। तो हम अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन बीओपी, करंट अकाउंट में क्या है, लॉस हो रहा है, डेफिसिट है, देन दिस डेफिसिट इज सेटल्ड बाय कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने इस डेफिसिट को किससे कवर किया, कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड से। ठीक है, द सोर्स यूज्ड टू मीट अ डेफिसिट इन बीओपी आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोरोइंग्स फ्रॉम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज़। तो हम क्या करेंगे, इस डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए हम कैपिटल इनफ्लो करेंगे हमारी कंट्री में अब्रॉड से, जो कि हम बोरो कर सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या किसी फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटी से, या फिर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को काम में लेकर उस लॉस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉस को कवर करना अकोमोडेटिंग आइटम्स हो जाएगा। इसके बाद डेफिसिट क्या होता है, देखो डेफिसिट इन बीओपी व्हेन द टोटल इनफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर लेस देन द टोटल आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। अगर हमारा अकाउंट का इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है, ठीक है, यानी हमने फॉरेन एक्सचेंज तो कम रिसीव किया है और हमारा जो कंट्री का होम कंट्री का जो करेंसी है वो हमने पेमेंट ज़्यादा किया है, तो ऑब्वियस बात है हमें डेफिसिट होगा। ठीक है, यानी रिसिट तो है कम, पेमेंट हो गया ज़्यादा। ठीक है, तो डेफिसिट होगा बीओपी अकाउंट में। सपोज ऑटोनॉमस इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यूरिंग द ईयर इज $500। इस साल हमें क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो रिसीव हुआ है $500, लेकिन आउटफ्लो हो गया $600। ठीक है, यानी इनकम हो गई हमें $500 की, पेमेंट हो गया हमारा $600 का, तो ऑब्वियस बात है डेफिसिट हो गया हमें $100 का। ठीक है, क्लियर है। डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है, डिसइक्विलिब्रियम केवल दो ही होता है, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, क्योंकि अगर इक्वल हुआ, ना सरप्लस ना डेफिसिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों इक्वल हैं, तो हम उसको इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा, या तो सरप्लस या डेफिसिट, उसी को बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कॉज डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी शोइंग आइदर अ सरप्लस और डेफिसिट। दीज कॉज आर, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, लेकिन इसके कुछ कारण होते हैं। वो कारण है, पहला कारण है इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक कारण है। इकोनॉमिक की वजह से क्या होगा, लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट में कॉज लार्ज इम्पोर्ट। हमारी कंट्री में डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट पे खर्चा भी होगा, तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे तो पेमेंट ज़्यादा होगा।
ठीक है, इकोनॉमिक रीज़न है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन जनरल बिजनेस एक्टिविटी सच एज रेसेशन और डिप्रेशन। कई बार क्या होता है, बिजनेस साइकिल आता है, कई बार तो बूम की कंडीशन होती है, बहुत अच्छा बिजनेस होता है, और कई बार क्या होता है, रेसेशन आ जाता है और डिप्रेशन की कंडीशन होती है। तो रेसेशन या डिप्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल डाउन है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर बूम कंडीशन चल रही है, बहुत अच्छी कंडीशन चल रही है, तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन रेसेशन और डिप्रेशन के टाइम पे बिजनेस में क्या होते हैं, लॉस होते हैं, तो वो डेफिसिट की तरफ जाएगा। इकोनॉमिक फैक्टर में ये आएगा। और थर्ड है हाई डोमेस्टिक प्राइस में रिजल्ट इन इम्पोर्ट्स। अगर हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट महंगा है और फॉरेन से अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को परचेज़ नहीं करते। तो इंपोर्ट इंक्रीज़ होने की वजह से पेमेंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लॉसेस ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक होता है पॉलिटिकल फैक्टर। Political factors instability may cause large capital outflow and hamper the inflow of foreign capital। कई बार पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी हमारा जो कैपिटल है वो बड़ी मात्रा में, लार्ज कैपिटल जो होती है वो आउटफ्लो हो जाती है। ठीक है, और जो इनफ्लो होता है वो रुक जाता है। तो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से भी क्या होते हैं, लॉस हो सकते हैं। और सोशल कारण, सोशल रीज़न क्या होते हैं, सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, चेंज इन टेस्ट, हमारा पसंद बदल गया, हमें प्रेफरेंस जो पहले पसंद था वो पसंद नहीं है, हमारा जो फैशन चेंज हो गया, तो अभी जो लेटेस्ट फैशन चल रहा था वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, न्यू फैशन आ गया। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है। ठीक है, इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये पूरे चैप्टर से रिलेटेड हैं, सारे टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं, यहाँ पर अपना चैप्टर होता है ख़त्म। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं तो अब आप लोग इसमें पूछ सकते हैं।